ये एक बहुत जबरदस्त इन्वेस्टिगेटर हैं, डिटेक्टिव हैं। सावधे साहब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेम्स बॉन्ड, जेसन बोर्न एंड जॉन रैम्बो। उसमें आपने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भाजी वाले का रोल तक किया था। 3 दिन तक अपने सर पे आप टोकरी भाजी लेके घूमे थे। तो टोटल कितने एनकाउंटर किया आपने? 27 के 27 एनकाउंटर्स किया आपने। 2003 के ट्विन ब्लास्ट गेटवे ऑफ इंडिया और जवीर बाजार पे हुआ था। पहला उन्होंने 2002 में बस में रखा तो ब्लास्ट नहीं हुआ। दूसरा घाटकोपर में ब्लास्ट हुआ, एक इंजर्ड हुआ था। तो उन्होंने वहां से फोन किया इनको, बोले ये क्या छोटे मोटे पटाखे फोड़ रहे, ऐसा कुछ करो, बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने इतना इंटेंसिटी बढ़ गया था, कम से कम 10-12 किलोमीटर तक उसका आवाज आया था। बॉडी देखने लायक नहीं थी। दीप्ति खन्ना एसिड केस, सावधे साहब वो केस तो आपके शायद जुरिडिक्शन में भी नहीं था। जैसे वो लड़की टाइम देखने गई, वो लड़के ने पूरा उसके ऊपर एसिड डाल दिया करके। दीप्ति खन्ना लड़की को जब मैं देखा ना, पूरे बोन उसके ओपन हो गए थे। एक फिल्म एक्ट्रेस थी प्रिया राजवंश, मिस्टीरियस मर्डर हुआ था, वो केस भी आपने इन्वेस्टिगेट किया था। उसका दुपट्टा था ना, ऐसा प्लेन किया और टब में उसका मुंह किया। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं एस हुसैन जैदी आपके सामने अपने मेहमान जनाब विनायक सावधे साहब को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सावधे साहब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेम्स बॉन्ड, जेसन बोर्न एंड जॉन रैम्बो। ये एक बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेटर हैं, ये बहुत ज़बरदस्त डिटेक्टिव हैं और बिकॉज ये 1983 बैच के ऑफिसर हैं, इन्होंने बहुत से एनकाउंटर्स भी किए हैं। स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। तो साहब साहब हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं 2003 के ट्विन ब्लास्ट के बारे में। वो ब्लास्ट जो गेटवे ऑफ इंडिया पे हुआ था और जवीर बाजार पे हुआ था और वो एक कपल ने किया था जी। सुना था उस ऑफिसर उसमें आपने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भाजी वाले का रोल तक किया था। 3 दिन तक अपने सर पे आप टोकरी भाजी लेके घूमे थे और इन्वेस्टिगेट किया था। वो कहानी डिटेल में बताइए ना, हमें पूरे विवरण के साथ कैसे हुआ, क्या हुआ था। दिसंबर 2002 से जी तो 2003 तक मामला सो रहे थे। जी दिसंबर 2002 में जो हुए, जी फरवरी में, जुलाई में, जी उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं थी। कितना फर्क था दोनों ब्लास्ट में? गेटवे ऑफ इंडिया में कितने बजे हुआ और दोनों टाइम एक टाइम 1:05 पे 1:05 5 मिनट पे हुआ। जी अच्छा दोनों साथ रहे हुए। अच्छा तो उसमें बहुत से लोगों को मर गए उसके अंदर। जी और बहुत से जख्मी हो गए। बहुत जख्मी भी हो गए, जी डैमेज भी बहुत हो गया उसमें। जी जी होने के बाद में शाम को मीटिंग बुलाई हम्म डॉक्टर सत्यपाल सिंह साहब ने, वो जॉइंट कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर थे उस वक्त क्राइम जी ब्रांच के, और पूरे क्राइम ब्रांच के ऑफिसर बुलाया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो ब्लास्ट हुआ, जी उसमें टैक्सी ड्राइवर बच गया था। अच्छा वो टैक्सी ड्राइवर ने इनको ब्रीफ किया बम ब्लास्ट कैसा हुआ करके। हाँ और जब हमारी मीटिंग चल रही थी तो मीटिंग में साहब ने हमको, मारिया साहब ने और सत्यपाल सिंह साहब ने हमको ब्रीफ किया, जी वो कहाँ से उनकी मूवमेंट हुई। उस मूवमेंट में उन्होंने एक रास्ता बताया, एससी रोड से लेके सीडी बरफल रोड जो है, अभी बड़ा बन गया, वो पहले छोटा था, आजाद रोड था वो। जी आजाद रोड के बाद में कुछ डिस्टेंस में वहाँ पे व्हीकल नहीं जाती थी, हम्म वहाँ से चल के जाना पड़ता था सीडी बरफल जुनेद नगर। जी और तो बाकी बाद में यहाँ पे टैक्सी को खड़ा किया। जी वो एरिया मैंने किया था, दोनों पोजीशन, इंडिया नगर किया था, जुहू भी किया था। तो मुझे वो आइडिया थी, अच्छा क्योंकि ओपनिंग जहाँ थी सीडी बरफल रोड पे अंदर, वहां से सिर्फ एक ही आदमी जा सकता था। अच्छा इसका मतलब कि वो एरिया, वो रास्ता किसी को मालूम नहीं था, अच्छा लोकल लोगों को मालूम था। जी तो मुझे मुझे कंफर्म हो गया है क्या जुनेद नगर जो झोपड़पट्टी है, जी उसमें से कोई तो भी इन्वॉल्व है उसके अंदर। अच्छा मीटिंग हमारे 12:30 खत्म हो गई, तो ऐसा इतना शोर कैसे हो कि उसी झोपड़पट्टी में से कोई ना कोई है? क्योंकि जो रास्ता जो था हाँ वो दूसरा तो मालूम नहीं हो सकता था वो। अच्छा यानी 1 फीट 1-1.5 फीट का रास्ता था वो। जी थोड़ा आगे जाने का 5-10 फुट बाद में वो ओपन होता था वो। अच्छा उसके बाजू में चाय की टपरी थी, दुकान थे। तो जी जनरली वहाँ के लोकल के और किसी को मालूम नहीं था रास्ता वो। अच्छा तो मुझे कंफर्म हो गया कि ये एरिया का कोई तो भी होना चाहिए। जी तो हम मीटिंग खत्म, 12:30 मीटिंग करते दिन वहाँ पे गया मैं, तो वहाँ सब पहचान के लोग थे मेरे। जी तो उन्होंने पूछा कैसे आए, क्या हुआ, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा बात है। तो मुझे उस वक्त मेरा एक बहुत पुराना दोस्त बोलो या पहचान का आदमी मिला। इन्फॉर्मर हाँ, इन्फॉर्मेंट इन्फॉर्मेंट नहीं बोल सकते हो। वो जब हमारा उसको सिनेमा था, जी वहाँ पे ब्लैक करता था वो। अच्छा तो उसकी भी पहचान थी क्या, संडे को अगर गए तो उसको मैं हरेश नहीं किया आपको रेस में। जी तो मेरे पास आया, बोले साहब अभी आप जाओ, कल सवेरे 11 बजे आने का। दूसरे दिन 11 बजे अकेला गया, उसको मिला मैं, अम्बरा वहाँ पे, वहाँ पे शॉपर स्टॉप है वहाँ पे, और मिला उसको मैं।
उसने बुलाया मुझे कि साहब आप अशरफ को उठाओ। अशरफ को? अशरफ को, बोला अशरफ को नहीं है, बोले वो झोपड़पट्टी में रहता है, उसको उठाएंगे तो आपको आगे क्लू मिलेगा। जी। तो मैंने बोला ऐसा थोड़ी कि उसको उठाएगा क्या, कुछ तो भी आइडिया होनी चाहिए ना मुझे। हुँ। तो उसने बताया क्या मंडे को ब्लास्ट हुआ, संडे को शाम को हनीफ, उसकी लड़की और ये जहाँ से वो बिगिनिंग रास्ता शुरू होता वहाँ पे वो रिक्शा में बैठे थे और रास्ते को पॉइंट कर रहे थे कि रास्ते से जाने का करके। उसके बाजू में एक चाय टपरी थी, वहाँ पे ये लड़का बैठा था। जी। इसने देखा, बोला अपना तो तो हनीफ और उसकी वाइफ फ़हमीदा? नहीं, लड़की फ़हमीदा नहीं थी? नहीं थी, अच्छा, एक लड़की बहुत सुंदर थी वो। अच्छा। तो मैंने साहब इसलिए मैं वो जानता हूँ क्या, अशरफ उस लड़की को लाइन मार रहा था? पहचान का था, बैठा था रिक्शा में, बात कर रहे थे वो लोग। ओके। तो ऐसा होता है ना कि लड़की अपने एरिया, लड़का अपने एरिया का है, जी। तो शादी कर रहा होगा या जी। ये होगा। तो उसको लगा कि यार वही पॉइंट मिला मेरे को। दूसरा दूसरा ऐसा हुआ उसमें कि नेक्स्ट डे मंडे को वही टपरी पे वो चाय पीने बैठा था। जी। उसी वक्त हमीद, फहमीदा और दोनों बच्चियाँ वहाँ वो गली से जाते हुए देखे उसको, जी। कंधे पे बैग लेके, हुँ। हेवी बैग लेके जा रहा था। इसलिए मुझे याद है कि वही जो आदमी जो देखा था मैंने, वो जो लड़की थी, उसी दूसरे दिन 11 बजे वहाँ से गए। हुँ। अब मुझे सवाल है कि कनेक्शन कैसा दोनों का हो सकता है। तो जो टैक्सी ड्राइवर था उसने बताया कि ये जेरी की साड़ी देने वहाँ पे आए थे। जरी की साइड में? हाँ, हुँ। गेटवे ऑफ इंडिया पे। जी। और अशरफ भी जरी का काम करता है। अच्छा। इस तीनों चारों बातें मिल गई मेरे को, तो मुझे कंफर्म हुआ क्या अशरफ है। तो मैं नेक्स्ट डे मैंने ऑफिसर को बताया कि भाई अशरफ ने ये करवाया है। तो उनका ऐसा कहना था कि उसको उठाओ, इमीडिएट उठाओ। उनको बता देखो साहब, उनको उसको उठाने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि उसको बारे में उठाऊंगा तो मेरे पास कुछ तो मटेरियल चाहिए उसको पीछने के लिए। उसका भाई पॉलिटिक्स का आदमी है, खड़ा रहा था इलेक्शन के लिए, अशरफ का? अशरफ का। और वहाँ से मैं उसको उठाया हूँ तो 100 लोग जमा हो जाएंगे, कुछ सवाल नहीं पूछवाऊंगा और जो मेरा काम है वो सब बिगड़ जाएगा। तो मैं 3-4 दिन वहाँ पे रोज शाम को रात भर टोकरी, कभी सब्जी की टोकरी, कभी कभी केले की, ऐसा करके मैंने उसकी पूरी डिटेल निकाला। सर पे टोकरी लेके जाते थे आप? हाँ, सो डिटेल निकाला इन मैंने। लोगों को लगता था कि आप जो है वो पुलिस वाले नहीं हैं, नहीं है, नहीं है, आप भाजी वाले या फ्रूट वाले हैं आप। फ्रूट वाले हैं। 3 दिन तक किया आपने इसे? 3 दिन देख के उसका पूरा लोकेशन निकाला, कब निकलता, क्या करता। जी। 9:30 बजे वहाँ से निकलता था हुँ। घर से। पीछे का जो रास्ता है वहाँ पे वो चल के जाता था, हाँ, जू गली में। मैंने उसको पूरा 3 दिन में पूरा उसका चौकआउट किया। सवेरे 9:30 बजे वहाँ पे मैंने एक मारुति वैन लगा दी। हुँ। मैं और 2 मेरे सिपाही थे और जो लड़का जो वो बताने वाला लंबा खड़ा था उसमें, तो सिर्फ तू हमको इशारा करना। उसने इशारा किया 9 साढ़े 9 बजे। जी। वो चलते-चलते, अब रास्ता छोटा है वहाँ पे, चलते वैन के पास आया। वैन पे जैसा आया उसको हम हैंड में ले लिया हमने, वहाँ से निकल पड़े। तो मैं उसको आरे कॉलोनी लेके गया। हुँ। आरे कॉलोनी में लेके गया, उसका सर्च लिया। तो सर्च में मेरे को एक 1000 की नोट मिली। हुँ। उसके बाद में आर्टिकल्स मिले, पेपर कटिंग मिली, गुजरात रॉयट की केस मिली, हुँ। 2-3 वीआईपी के नंबर मिले, जी। एड्रेसेस मिले, दिल्ली के बड़े-बड़े ये थे वो मेंबर्स थे। तो उसको मैंने पूछा, भाई ये 1000 की नोट तेरे पास कैसी आई? हुँ। नहीं साहब, मेरे भाई ने दिया। तेरा भाई क्यों दिया? तेरा भाई क्या करता है? बोले वो कुछ काम करता है। मैंने बोला तू तो जरी का काम करता है ना? बोला हाँ सर, जरी का काम करता हूँ। जरी वाले के पास 1000 की नोट आ ही नहीं सकती, 100, 200, 50 आएगा। और तेरे भाई कटिंग क्यों आई? हुँ। मैं बोला साहब मैं गुजरात में काम करता हूँ इसलिए आई। तो फिर मैंने पूछा उसको, क्या भाई तेरे पास ये वीआईपी के नंबर, एड्रेस कैसे आए तेरे पास? ये तो दिल्ली के हैं। नहीं साहब, मेरा भाई पॉलिटिक्स में है करके उसने मुझे दिया कर। मैं सोचा 2-3 मिनट सोचा। मैंने बोला देख अशरफ, मुझे सब मालूम हो गया है, कहाँ से कहाँ गया, किसको मिला, सब मुझे मालूम है। उसने सोचा, बोले हाँ साहब मैं बोलना चाहता हूँ। हुँ। तब तक मुझे मालूम नहीं था इन्वॉल्व है करके। अच्छा। फिर उसने कबूल किया, क्या ट्विन बम ब्लास्ट और घाटकोपर के ब्लास्ट हमने किए। अच्छा। बोला, हमने किसने? हमने, घाटकोपर में से कबूल किया? हाँ हमने किसने? तो बोले साहब वो हमीद है उसकी औरत। हनीफ और उसकी औरत? हाँ, तो तब मैं सेट्स यस, आई एम ऑन राइट ट्रैक। तो ये लोग कहाँ रहते हैं? तो चिमटपाड़ा में।
सहार रोड पिछमन पड़ा इधर ही, जी जी जी। वहाँ रहते हैं। तो जैसा लगा तो मैं तो ये अलग रहता था, ये दूर रहता था, और ये ये जुलेत नगर जुनेद नगर रहता है ये, और ये तो वो ना चौड़फड़ा रहता अलग है। हाँ। जी। तो जैसा इसने कबूल किया तो मैं हमारे सबको फ़ोन किया, तो वेट किए, कंफर्म हो गया कि कपल यहाँ पे है करके। एक लेडी ऑफिसर है, क्या नाम है? गोपिका जहागीरदार। गोपी जहागीरदार। ओके। वो ऑफिसर को और एक सिपाही को रेकी के लिए भेजा कि भाई तुम बीएमसी का ऑफिसर का रजिस्ट्रिंग ऑफिसर बन के जाओ और कंफर्म करो कि ये घर में है या नहीं है। क्या होता है, हम गए और नहीं मिला तो ये लोग एक बार निकल कर फिर मिलते नहीं है। नहीं मिलते। तो उन्होंने रेकी किया तो घर पे नहीं था, लेकिन वो ऑफिस को डाउट आया जैसे ये लेडी हम ऑफिसर हमारी गई ढूंढने के लिए, तो इनको वो फॉलो कर रही थी, देख रही थी ये कहाँ जा रहे करके। उसको डाउट आ गया उसको, क्या ये पुलिस वाले हैं करके। अच्छा। वो आई बोले साहब उसको डाउट आया है क्या मैं पुलिस वाले हूँ और मेरे को फॉलो किया। तो मतलब अपन तो अभी बहुत होशियार होना चाहिए। तो गली में एक होटल था, वहाँ पे 2 लोफ्ट के ऊपर मैंने 2 ऑफिसर वहाँ रखा, वहाँ से दरवाज़ा दिखता था उसका। अच्छा। 8:30-9 बजे के करीबन उसने बताया क्या घर पे वो आया है एक आदमी। मीन टाइम सालस्कर की टीम वहाँ से एक रिक्शावाला निकला, उसके पीछे लगे थे, जी उसको ट्रेस किए, जी। वो नहीं निकला। तो मैंने बोला अभी उसको वहीं रखो, इसको भेजो मत इधर। फिर हमने डिसाइड किया कि अभी मैं एंट्री करूँगा। जैसा मैं एंट्री किया जी। मुझे मालूम था ये बहुत चिल्लाएंगे, बहुत ये करेंगे, मुझे परफेक्ट मुझे मालूम है कि इनके मोटिव यही होती है कि लोग जमा करना का। जैसा वहाँ पे हम घुसे तो उन्होंने चिल्लाना चला किया, बहुत वो नीचे गिर गया, छाती पकड़ के बीमार हनीफ। हनीफ। हाँ। हम सिर्फ देखते रहे, कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं। एक 10-15 मिनट उसने वो नाटक किया। फिर उसको मैंने उठाया, बोला देख अशरफ को मैंने उठाया है, अशरफ बाहर गाड़ी में है, बोल तो उसको ये हाथ में लाऊंगा और फिर तेरे को जो अभी जो बात कर रहा हूँ ऐसा बात नहीं करूंगा मैं, फिर से लेकर जाऊंगा। फिर वो एकदम शांत हो गया, दोनों मियाँ बीवी बोले साहब चलते हम लोग। हम उसको लेके गए, इंक्वायरी वगैरह की। दोनों ये भी आ गए आपके साथ? दोनों मियाँ बीवी कहाँ ले गए उनको आप? बांद्रा लेके गए थे। ओके। वो ये रहा इसका अच्छा इमेज था, हम्म। वो ये चाहता था कि वहाँ के लोग उसको बहुत इज्जत देते थे, क्योंकि किसी की लाइट लगा दे या कोई जा रहा तो रिक्शा से छोड़ दे, उसकी अच्छी इमेज थी उसकी। तो लोग यकीन नहीं करते थे कि इसने ऐसा क्या करके। हम जब दोपहर को गए हाउस सर्च के लिए तो एक आदमी मेरे पास आया, बोले साहब कल थे आप? बोला हाँ कल था मैं, तो आपसे एक बात करनी है। मैंने बोला, बोल क्या बात है? बोले साहब आपका एक कोई तो भी आदमी पहले आया था यहाँ पे, वो जाने के बाद में हनीफ की औरत ने 2 थैली मेरे घर में रखी है। तो आपने हनीफ की औरत को अरेस्ट नहीं किया था? फैमिली तो को नहीं ले गए थे? वहाँ लेके गए थे ना। अच्छा, तो फिर फिर 2 वही- थैली तो कब उसने रखी हुई? जब वो मेरे ऑफिसर जब वहाँ रिके के लिए गए थे ना वो, जी जी। तब उसको डाउट आ गया था। अच्छा। तो जैसे ही वहां से निकली थी इसने क्या किया, दोनों पहले उठा के उसके घर में रख दिया, अच्छा, गोपिका के जाने के बाद में? गोपी के जाने के बाद में। हम्म। तो हम गए तो उसने वो बताया, तो देखा मैंने उसमें 235 गिल स्टिक्स थी हम्म। और 12 डेटोनेटर हम्म। और 12 स्टॉप क्लॉक हम्म। जो उसे लगाते हैं उस रिकॉर्ड के हम लोगों ने लेके गए, सबको अरेस्ट किया मैंने। अरेस्ट करने के बाद में प्रॉब्लम ये हो गया था कि वो जो लड़की थी छोटी, उसकी उम्र बहुत कम थी, वो 14-15 साल की लड़की थी। अच्छा। तो उसको अरेस्ट करना करके इनका पर ये था कि इसको अरेस्ट करो करके, और मैं इसको अगेंस्ट में था, मैं अरेस्ट नहीं करते इसको, क्योंकि लड़की को नॉलेज है ये प्रूव करना बहुत इम्पॉसिबल है कि वो माइनर है, माइनर। जी। तो इम्पॉसिबल। और मुझे ये डाउट था कि यदि मैं इसको अरेस्ट करता हूँ तो केस चलेंगी जुवेनाइल कोर्ट में जी। और इसको बेनिफिट मिलेगा, और वही बेनिफिट ये मेन कोर्ट में लेंगे, यानी पर फहमीदा और उसका आदमी। मैं उसको डिस्चार्ज कर दिया। इन मीन टाइम क्या हुआ, जो जैसा केस ओपन हुआ पूरे टीवी पे उसे आने लगे। जावेद पटनी करके एक लड़का दुबई में था, रहने के लिए मेरा रोड में था, लेकिन दुबई में काम करता था। जैसा उसको मालूम पड़ा क्या हुआ करके, फिर उसने घर वालों को फ़ोन किया। हम लोग तब तक पहुँच गए थे घर में, घर को हम आपको लेके आए। तो उसने बताया क्या साहब मेरा लड़का ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। बोले ठीक है ना, नहीं है तो उसको बुला लो। नेक्स्ट डे वो लड़का फ्लाइट पकड़ के आया, उसको हमने अरेस्ट किए, इंक्वायरी किए। तो हनीफ और वो ये दुबई में काम करते थे, जावेद पटनी। जावेद पटनी, ये फोर्क का काम करता था। जावेद का दोस्त था अशरफ,
काम होने के बाद में ये वहाँ की जो मस्जिद थी वहाँ पे जाता था, मस्जिद से दुबई की वजह से दुबई के मस्जिद थे, तो वहाँ पे मौलाना लोग थे पाकिस्तान के, लश्कर तोबा के वो मौलाना, तो वो उसने उसका ब्रेन वॉश शहीद तोयबा लश्कर तोबा के, हम्म। उन्होंने उसको ब्रेन वॉश किया, वहाँ से वो यहाँ पे आया। हम्म। उसी उसी इसमें एक आपको याद होगा, एक भटकल गैंग थी एक, हाँ यासीन भटकल यासीन भटकल और नासिर, हाँ उन कुर्ला में बहुत फायरिंग और किए थे, जी उसमें से नासिर दुबई गया था। अच्छा एक्चुअली वो तो हैदराबाद का, रहता था कुर्ला में, जी लेकिन बाद में वो दुबई चले गया। तो यासीन भटकल रियाज भटकल दोनों भाई थे ना हाँ, दोनों भाई, रियाज भटकल और यासीन भटकल यासीन भटकल हाँ और एक नासिर उनका दोस्त, उनका दोस्त एक गैंग बनी थी उसको रॉबरी की, जी कुर्ला में इनके बहुत चलते थे। तो फिर नासिर वहाँ पे जाके इनकी मुलाकात हुई, फिर नासिर यहाँ पे आया। नासिर ट्रेनिंग लेके आया था बम बनाने का, अच्छा उसने हैदराबाद से स्टिक्स मंगवाया और वो बम बना के इनको देता था, और ये लोग रख के आते थे वो लोग। पहले उन्होंने 2002 में दिसंबर में 6 में बस में रखा, वो ब्लास्ट नहीं हुआ। दूसरा घाटकोपर में ब्लास्ट हुआ, उसमें इंडियन बहुत ज़्यादा नहीं थी, एक ही इंजर्ड हुआ था 340 नंबर बस में असलफा में। जी और दूसरा अभी उन्होंने घाटकोपर में ही किया था वो। घाटकोपर स्टेशन के बाहर हुआ था एक ब्लास्ट नहीं, ये क्राइम बैंक ऑफिस था ना, हाँ उसके थोड़ा पहले हुआ, थोड़ा पहले हुआ अच्छा घाटकोपर में। सर्वोदय से पहले जो आता है हाँ, हाँ जी जब ये ब्लास्ट हुए तो उन्होंने वहां से फोन किया इनको, बोले ये क्या छोटे मोटे पटाखे फोड़ रहे, ऐसा कुछ करो, बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने गेटवे का और रेड बाजार का, अच्छा इसमें से 250 स्टिक्स बने। अच्छा उसका इतना इंटेंसिटी बढ़ गया था, हाँ क्या कम से कम 10-12 किलोमीटर तक उसका आवाज आया था, ऐसे बॉडी देखने लायक नहीं थी, इतनी इंटेंसिटी हो गया था। जी बाद में हमने उसको अरेस्ट किया मैंने। मीन टाइम जो जावेद पटनी था, ये बहुत मानता था, नमाजी था आदमी ये, उसके घर के लोग भी नमाजी थे। जी उसको रिपेंड हुआ कि भाई हमने इनोसेंट लोगों को ये किया करके। तो फिर वो अपने उसने बोला कि हमको अप्रूवल बनने का है, मैं सब बनना चाहता हूँ। फिर उसको बताया कोर्ट में, कि कोर्ट ने समझाया इसको, देखो तुम अप्रूवल बना रहे हो, लेकिन तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकता ये। जी उसको बोलता साहब मैंने गलती किया, मैं भुगतने को तैयार हूँ। जी वो अप्रूवल बना, उसने डिटेल पूरा इनका बताया कैसा हुआ क्या हुआ। चार्जशीट चली, ट्रायल चली, ट्रायल कम से कम 2008 में ट्रायल तक आया। वो ट्रायल में कन्विक्शन आया तीनों को, हनीफ, फहमीदा और अशरफ, अच्छा तीनों कन्विक्शन आ गए तीनों कन्विक्शन आया। ओके मोका कोर्ट में ताड़ा कोर्ट में उसमें 2 फांसी लगी, 2 लाइफ लगी, और बाकी अलग से सेक्शन में और लगी। बाद में फिर हाई कोर्ट में वो गया केस कंफर्मेशन के लिए, हाई कोर्ट में कंफर्म हुआ, हाई कोर्ट में कंफर्म बाद सुप्रीम कोर्ट में भी कंफर्म हुआ है। अभी वो हनीफ तो मर गया नागपुर जेल में, मर गया वो अच्छा अभी 6-7 महीना हुआ उसमें। अच्छा और ये जो है हनीफ, उसकी बीवी फहमीदा, ऐसा भाई वहाँ पे है, वो कहाँ पर है नागपुर जेल में। अच्छा ये फांसी नहीं हुई अभी तक नहीं, एग्जीक्यूशन नहीं हुआ अभी तक। अच्छा अभी वो ये है। उसमें इंटरेस्टिंग ऐसा हुआ है, अननोन केसेस जो होती है, जी जिसमें एफआईआर में नाम होता आरोपी का, जी वो केस डिटेक्ट करने में बहुत परेशानी होती है, वहां तक पहुंचने में। और उससे ज्यादा परेशानी होती है उसको एस्टैब्लिश करने में, आरोपी है करके। वो एस्टैब्लिश जिसने भी किया, तब तुम कनेक्शन आता है। मुझे मालूम था कि पुलिस कहाँ का फेल हो सकती है, जितना मुझे मालूम था कि मैं कहाँ का फेल सकता हूँ पुलिस होती है। तो मैंने क्या किया, जब वो जो केस थी घाटकोपर की, जी वो लेने के बाद में इनको लेटर लिखा मैं, त्योरी बाजार को और इसको, कि भाई मैंने ऐसा ऐसा आरोपी अरेस्ट किया हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये आरोपी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। तो आई रिक्वेस्ट यू टू कंडक्ट द आईपी इन द जेल। आई एम गोइंग टू पुट दिस जेलस कस्टडी सो एंड सो डेट। तो उसमें वन जैसे किया उन लोगों को, इन लोगों ने अपनी विटनेस ले जाके वहाँ पे जैसे जेल कस्टडी जी वहाँ पे आईपी लिए जी आईपी आइडेंटिफिकेशन पर है। तो आईपी में उन्होंने आइडेंटिफाई हो गए जी और फिर कंफर्म हो गए। फिर वो केसेस मैंने, मेरे पास पूरा इसमें ताबे में लिया पड़ा जी मैं सोच किया। जी दिस इज अप्रिशिएटेड बाय द हाई कोर्ट। अच्छा
ये जो आईपी ली ये कंफर्म हो गई क्या दे आर द एक्यूज। जी पुलिस वही फंसती है जी आईपी में कि वो कुछ ना कुछ में लैकुना निकलते रहता है और ऐसे कि थोड़ा भी डाउट मिला है तो की छूट जाती है। आई हैव टेकन ऑल प्रिकॉशंस हम्म, क्या भाई मुझे परेशानी हुई जी तो उसका रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए जी और उसमें मैं रिजल्ट मिले आई एम हैप्पी। और उसमें मुझे दीपक जोग साहब थे उनकी एक ट्रॉफी थी जी बेस्ट डिटेक्टिव ऑफिस ऑफ द ईयर जी वो मुझे दिया है। वाह, कंग्रेट्स, बहुत बढ़िया काम किया आपने। तो मैंने इससे पहले सुना था कि एक फिल्म एक्ट्रेस थी प्रिया राजवंश, उनका एक बड़ा मिस्टीरियस मर्डर हुआ था। जी तो मैंने सुना था कि वो केस भी आपने इन्वेस्टिगेट किया था और आपने उसमें भी ऐसे ही अपनी ज़बरदस्त जो है कारकर्दगी दिखाई दी आपने। तो वो केस बताइए ना क्या हुआ था, प्रिया राजवंश कौन थी और उनका मर्डर क्यों हुआ और कहाँ हुआ? प्रिया राजवंश ये एक एक्ट्रेस थी। जी, आई थिंक हीर रांझा। चेतन आनंद की मिसेज थी वो। अच्छा, लेकिन वो फिल्म जो राजकुमार के साथ हीर रांझा में थी और वो। चेतन आनंद से शादी की उन्होंने अच्छा पहले एक ही फिल्म की उन्होंने वो अच्छा बाद में शादी किया उन लोगों ने। जी वो रहने के लिए जूह में फ्लैट था उनका वहां पे रहती थी। लेकिन चेतन आनंद का सी फेसिंग एक बंगला है जी। यानी फिल्म टाइप बंगला है चेतन आनंद जो दीवान के बड़े भाई थे। बराबर। जी हाँ जी हाँ। तो उनका वहाँ बंगला था जी। ये लोग रहते थे। बाद में उनको एक्सपायर हो गए जी तो ये इसके लिए यहाँ पे फ्लैट लिया था जूह में। मिलिट्री का कैंटीन है वहाँ पे रहती थी। लेकिन शाम को वहाँ पे हर शाम को वहाँ पे जाती थी वो प्रिया। प्रिया राजहंस वहाँ पे एक दो ड्रिंक लेती थी जी वापस आती थी उधर। वही बंगले में दोनों भाई जाते थे विजय और केतन। हम्म। उनका वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था जी, विजय और केतन केतन का। कौन लोग? ये चेतन के बेटे थे। चेतन के बेटे थे। अच्छा, एक तरह का लुकड़ौर में रहता था एक चेंबूर में रहता था। वो चेतन की पहली वाइफ से थे, प्रिया के। नहीं 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 हाँ। पहले वाइफ के लड़के थे। अच्छा जी। इनको बच्चा नहीं था। अच्छा। तो पहले जब इंसिडेंट हुआ हम्म। तो एक्सीडेंट फॉल करके इनकी एज क्या थी प्रिया की? एज होगी तो भी 50 प्लस होगी। 50 प्लस। हाँ। जी। एक्सीडेंटल करके वो डेट हुआ बाथरूम में बोले गिर के मर गई। मर गई कर। अच्छा लेकिन प्रिया राजहंस के भाई लंदन में रहते थे। अच्छा उनको जैसे खबर लगी वो दोनों तीनों भाई आए यहाँ पे। अच्छा उस वक्त कहते एक डॉक्टर थे फॉरेंसिक्स के उनको उन्होंने बुलाया अच्छा और सेकंड पीएम हुआ उसका। अच्छा। सेकंड पीएम होने के बाद में बिजनेस हुआ क्या शी वाज स्ट्रैंगुलेटेड। आई थिंक प्रीतम फडनानी करके थे ना फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स में। नहीं है बहुत अच्छा नाम फेमस नाम था उनका। उन्होंने फिर से रिपोस्टमार्टम करवाया जी उसमें फिर डिस्क्लोज हुआ क्या सी उस वक्त उसको गला दबा के मतलब उसमें ये आपके जो बीएम रिपोर्ट है ये निकला ऐसे मरा। उसके बाद में फिर क्राइम ब्रांच वहाँ पे इन्वॉल्व हुई। तो ये कितना समय के बाद हुआ ये? नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे ओके। नेक्स्ट डे जी रायपुर सब थे। जी तो उन्होंने बोला यार सौदे तेरे एरिया में ऐसा ऐसा हो जा देख के आ जा। तो मैं और देशपांडे साहब थे पीआई देशपांडे जी। हम दोनों गए जू में बंगले में। बंगले में गए। जी मेड रहती थी वहाँ पे वो बंगले में वो देखभाल करती थी और वही रहने के लिए उसको आउट हाउस दिया था वहाँ वही रहती थी अकेली उनके पूरा बंगला वो देखती थी। अच्छा हम गए इधर ढूंढे कुछ मिलता है क्या कुछ मिला नहीं। फिर वो विलेज से इंक्वायरी किया तो बोले नहीं साहब यहाँ पे उसको ही नहीं आई थी वो अकेली थी पिए थे बाथरूम में गिर के ये हो गई। मैं एक हॉबी रहती है कुछ देखने कुछ मिलता है फॉरेन आर्टिकल्स कुछ मिलते करके जी। मैं घूमते 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 बाथरूम में गया। यानी वो एक शेरलॉक होम्स की सूंघने की जो आदत थी जैसे पुलिस की तरह से या। जी तो मैं घूमते घूमते बाथरूम में गया। बाथरूम में गया तो एक वेस्ट बेल्ट था कमर का बेल्ट जी एक निकर थी वहाँ पे। जी और एक 2 दिन पहले की दिखी मेरे को है अपीयरेंस पर से आके वो लड़के को पूछा मैंने बोले यहाँ पे और कौन कौन रहता तुम्हारा बोले नहीं मैं कोई नहीं रहता है। बोले याद करके बताओ कोई ना कुछ रहता होगा वो ये कोई आता है यहाँ पे मिलने आता है कुछ नहीं साहब कुछ नहीं आता। तो मुझे डाउट आया बोले झूठ बोल रही है मेड। मेरा। तो उसको लड़का था एक 7 साल का अच्छा। उसको बाजू लेके गया मैंने उससे मीठी मीठी बातें वगैरह किया बच्चे से। उसने बताया क्या उसका मामा आया हुआ है। अच्छा, बच्चे का मामा आया हुआ है। हाँ, कल भी आया था 2 दिन पहले भी आया था यहाँ रुका भी था। मेड का भाई। हाँ जी बोले कहाँ अभी कहाँ है तो बोले वो वर्ली में दूध डेयरी के पास में रहता है। और ये लड़की छत्तीसगढ़ की थी। फिर उसको लाया हमने उठा के फिर केस ओपन हुआ। तो इसके पहले वो मेड ने एक वो पत्ती आती है जाड़ की दत्तू आई थी। दतुरा हाँ उसने उसको दिया था
वो प्रिया राजहंस को, वो खा गई लेकिन कुछ हुआ नहीं उसको। शराब में मिला के हाँ, तो उसको कुछ हुआ नहीं, जहर खा के उसको जो कुछ हुआ नहीं। अच्छा तो फिर उसने फिर ये प्लान किया, वो लड़के को बुलाया, हाँ हमेशा ट्रेन बैठी थी, बाथरूम के लिए गई वो, जैसे बाथरूम के लिए गई उसके पीछे ही गया। इतनी फेयर स्किन थी वो लेडी की, जी क्या थोड़ा भी उसको ऐसा हाथ लगाए तो मालूम पड़ता था। उसका दुपट्टा था ना, उसने दुपट्टा ऐसा प्लेन किया ऐसा और ऐसा लगाया, ऐसा लगता तो वो नहीं आ सकता थी, जी जी तो वो नहीं किया उसने, ऐसा प्लेन किया हम्म। उसको कैसा, और टप में उसका मुंह किया, अच्छा वो मर गई, वो नशे में थी वो नशे में थी हाँ वो तो ज्यादा। ऐसे गले में दुपट्टा फंसा के टब में डाल दिया उसको हाँ, हाँ धक्का मार के तो गिर गए वो, तो रेसिस भी नहीं कर सकती थी ना, उम्र भी ज्यादा हो गई थी और नशे की हालत में थी। ना ये भी नहीं थी जी रेजिस्ट करने के लिए, तो पानी में गिर के मर गई, ऐसा इनको पता नहीं था। लेकिन पोस्टमार्टम हुआ ये लिया स्ट्रैंगुलेशन करके, तो उसने, हमने पूछा कैसा किया, तो उसने ये पट्टा ये दुपट्टा था उसका, वो भी ये पहनती थी, पंजाबी सूट कटो पहनती थी, उसने ऐसा लिया पीछे से ऐसा करके, जब वो तड़पने लगी उसको लगा अभी हो गया करके उसको धकेला, और वो स्ट्रगल में उन टप में गिर गई वो। जी इसमें वो विजय था, जी तो उसने एलिबी तैयार किया था, विजय कौन केतन का बेटा बेटा। हाँ उसने एलिबी ऐसी तैयार की थी कि वो आता था शाम को वहाँ पे, जी एक महाराजा है उनका वहाँ बंगला है वहाँ पे, जी उनके यहाँ पे बैठा हुआ था, अच्छा उसको ये प्रूव करना था कि भाई मैं उस वक्त एट द टाइम ऑफ मर्डर आई वॉज देयर, मैं महाराज के पास था महाराज के पास था रहा, अच्छा तो मैं इसमें मुझे कुछ मालूम नहीं है। जी लेकिन जो लेडी थी उसने बताया क्या साहब ऐसा ऐसा हुआ, इसने ऐसा करने बोले, ये इसमें अभी विटनेस कोई नहीं था जी और एविडेंस भी कुछ नहीं है। जी वो जो लड़का था छोटा 7 साल का लड़का, उसका हमने कन्फेशन लिए, अच्छा कोर्ट में उसका कन्फेशन लिया, बच्चे का विटनेस विटनेस, हाँ और वो कन्फेशन पे वो उनको लाइफ लगी, उस बच्चे की विटनेस के वो ओनली वन, 7 साल के बच्चे के वो उसमें उनको लाइफ लगी। तो उसका जो मेड का भाई था उसके ऊपर उसको उसको मर्डर में पकड़ा आपने हाँ, वो था, हाँ लेडी थी, हाँ ये दोनों भाई, हाँ विजय और केतन, केतन विजय केतन मेड और उसका भाई 4 लोगों को 4 लोग, एक बच्चे की टेस्टिमनी पे नो विटनेस, हाँ नथिंग एल्स, कोर्ट ने बच्चे की टेस्टिमनी एक्सेप्ट कर ली एक्सेप्ट कर ली, अच्छा और 4 को कन्विक्ट कर लिया चारों को करने लाइफ लगी, कन्विक्ट नहीं, लाइफ लगी, लाइफ लग गई लाइफ लगी। अभी भी लोग जेल में हैं नहीं, शायद उसका छूट गए वो लोग, छूट गए 10 साल 15 साल छूट गए वो लोग। अच्छा पर मोटिव मर्डर क्या था उसने अपनी सौतेली माँ को मारने का क्या क्यों ये किया था प्रॉपर्टी के लिए, उज्जू का जो बंगलो था बंगलो था, जहाँ प्रिया राजवंश रहती थी वो चेतन आनंद का था, हाँ केतन सात बंगला रहता था, जी और ये विजय जो है वो जो अपना चेंबूर में रहता था। अच्छा तो और ये लेडी वहाँ जाना आना करती थी, वो रहता नहीं था कोई वहाँ पे, जू में आती जाती थी वो हाँ, क्योंकि उसका उसका जो फ्लैट था हाँ वहाँ से करीबन 10 मिनट का रास्ते चल के आ सकते थे वहाँ पे था, अच्छा और ये लेडी वहाँ रहती थी, ये मेड मेड, देखभाल के लिए, साफ सफाई करने के लिए, ये लोग जाते थे, दोनों भाई जाते थे, जी ये जाती थी खाना गिना खाना, जी बस उस टाइप तो का। बेसिकली उसका उसका मर्डर इसलिए कर दिया ताकि उस कब्जा कर उस प्रॉपर्टी का कब्जा हो जाए वो इनको बेचने देती थी ना वो, बेचते देती नहीं थी नहीं नहीं इसके नाम पे था प्रिया राजवंश के नाम वो बंगलो नहीं, फिर चेतन आनंद के नाम पे था, लेकिन वाइफ थी ना ये अच्छा शेयर मांगती थी, अच्छा 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 तुमको तो शेयर मिलेगा ना, लेकिन मुझे भी चाहिए, और शेयर ज्यादा मांगती थी। तो उन्होंने कहा कि इसको मर्डर कर देते हैं एक्चुअली उसका जो भाई था, हाँ वो भाई की वजह से सब, ये तो ये भी इसमें जाता था केस। तो वही जो पुरानी कहावत है कि हमेशा सारी बुराई होती है जन जज जमीन तो बस दौलत की वजह से ही लोगों ने अपने सौतेली माँ की हत्या कर दिया है तो एक मुझे इंटरेस्टिंग केस आपके करियर का और याद आ रहा है दीप्ति खन्ना एसिड केस साउदी साहब वो केस तो आपके शायद जुरिडिक्शन में भी नहीं था लेकिन आपने उसको सॉल्व किया वो केस क्या था बताइए और ये 95 96 की 95 की बात है, जी मैं जू में डिटेल ऑफिसर था, जी डीसीपी ने मुझे स्पेशल ऑफिसर करके अपॉइंट किया था, जी एंटी एचबीटी स्क्वाड करके था वो, एंटी एचबीटीज एंटी हाउस ब्रेकिंग थेफ्ट था, हाँ स्क्वाड यानी स्नैचिंग जो वगैरह हाउस ब्रेकिंग में जो लोग घर में आके चोरी करते हैं उन लोगों के पकड़ने की खास स्क्वाड बनाई गई थी बनाई गई थी। आप उसमें अफसर थे मैं दो ऑफिसर 2 कांस्टेबल, तो आपने घर के चोरी करने वालों घर फोड़ी करने वालों को या फटाया हमारे जोन में के, आपके जोन में हमारे जोन में के जितने भी जोन में हमारे साथ कोई तो जो जू में बहुत चोरियां हो रही थी बड़ी हो रही, चेन स्नैचिंग जी होते थे, तो छोटे बड़े के हम सॉल्व कर लेते थे। जी तो एक दिन ऐसे जाने के बाद में उन्होंने पूछा, वाले साउदी केस हुई है सांताक्रूज एरिया में, हम्म
डेढ़ महीना हो गया, 1.5 महीने हुए थे। 1.5 महीना हो गया, उसमें कुछ भी ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है। क्या केस था, कुछ एक्सप्लेन कीजिए जरा मेरे। उसमें क्या हो गया था, किशोर गांगुली जो मार्ग है, हम्म, किशोर बंगला जो है, वहाँ पे एक बस स्टॉप है सामने मेन रोड पे, जूता रोड पे। जी। वो बस स्टॉप पे सवेरे 7 बजे एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की के पास एक लड़का गया, जी। उसको टाइम पूछा। जैसे वो लड़की टाइम पूछ देखने गई, वो लड़के ने पूरा उसके ऊपर एसिड डाल दिया, सर के ऊपर अच्छा। पूरा। दीप्ति खन्ना। हाँ, दीप्ति का दीप्ति खन्ना उसका नाम था। मिट्टी भाई कॉलेज की थी ना वो। म्यूनिसिपल कॉलेज की हाँ, लड़की तो थी, बस स्टॉप पे उसके ऊपर सर पे एसिड डाल दिया। एसिड डाल दिया था। अच्छा। तो एसिड डालने के बाद में वो एडमिट हो गया हॉस्पिटल में। जी। हमेशा की तरह जो लोग विक्टिम को ही बुरा बोलते हैं, विक्टिम को। हाँ, कि भाई इसका कुछ लफड़ा होगा, हाँ वन साइडेड लव अफेयर्स होंगे, इसके बिजनेस की राइवलरी होगी, जी। या फिर जो छोटी सी कॉलेज की बच्ची थी वो तो इसमें थी ना 17 साल की लड़की थी वो। 17, वही जो छोटा बच्ची थी। हाँ, अलग अलग व्यूज है लोगों के ना। कोई विटनेस नहीं था कि किसने सवेरे सर कोई विटनेस नहीं मिला ना, अच्छा सवेरे में। जी। सवेरे विटनेस कोई कुछ नहीं मिला। जी। सिर्फ वो टैक्सी जो थी उसका नंबर से मिला था, सीरीज नहीं मिली थी। कि वो आदमी आके उस पे डाल के ये टैक्सी से भाग गए, अच्छा। क्योंकि टैक्सी वो गली में पार्क की थी, सामने गली है वहाँ पार्क की थी। ये कैसे वहां पर टैक्सी में बैठ के हम भाग गया वो आदमी, ये किसने बताया जब विटनेस नहीं थे? वहाँ पे एक वॉचमैन था ना, अच्छा। वो बिल्डिंग जहाँ से कड़ी खड़ी थी, जी। वो बिल्डिंग का वॉचमैन था। जी। उसने बताया कि यहाँ पे टैक्सी खड़ी थी, उसने सब नंबर लिया था। तो मैं वो आया, मेरे ऑफिस से ब्रीफ किया मैंने, ऐसा ऐसा है और केस आपने ओपन करनी है। पहले मुझे वो आपने बताया था कि इसको हॉस्पिटल मिलने गए थे आप। मिलने गया था मैं हाँ, हॉस्पिटल में। वो डिस्क्राइब किए, वो बहुत ही दुख भरा वो जो लड़की बताया ने, आपने। लड़की को जब मैं देखा ना, जी। ये पूरे बोन उसके ओपन हो गए थे, जी। पूरे पूरा बर्न्स वार्ड में बंस वार्ड में थी वो। पूरा उसके बोन दिख रहे थे, बोन पूरी उसकी स्किन जल गई है हिल गई थी वो, उसकी। आंखें बहुत ये हो गई थी। जी। उसका क्या कहना है कि मैंने किसका बुरा किया, हम्म, कि मेरे पे ये दिया आई, मुझे वो जानना है कि मैंने किसका बुरा किया। तो लड़की ऐसे बोल रही, इसका मतलब कोई तो एक थर्ड पर्सन होना चाहिए, मतलब उस बच्ची की उसमें गलती नहीं किसी बात गलती की। नहीं है, हाँ। और 1.5 महीने से पूरी क्राइम ब्रांच इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई। नहीं कर पाई उसको। अच्छा। मैंने वो थोड़ा सोचा मैंने इसका थर्ड एंगल अपन पकड़ते हैं। जी। जनरली एक ही एंगल पर के मतलब नहीं है ना, उसका अलग अलग पहलू देखना चाहिए। जी। तो कौवा करके एक आरोपी था, कौआ। हाँ, बैरामबाड़ा का, बड़ा बैंड ईस्ट। ईस्ट का। जी। उसने भी ऐसा एक इंसिडेंट किया, तो ऐसे फेंका था उसने। अच्छा। हाँ, वो मेरे को याद था। जी। तो इनको बोला, ऑफिसर को, देखो इसको कहाँ पे है। तो बोले ये साहब यहाँ पे नहीं रहता, ये एंटरव्यू लेने के लिए गया हुआ है। तो एंटरफील्ड का वास का लोकेशन निकाला उन्होंने। तो इत्तेफाक से वो गाड़ी का नंबर जो दिया था, वो नंबर की टैक्सी वहां से जाती हुई दिखी। अच्छा। इन्होंने बताया कि साहब वो टैक्सी दिख गई है। जी। तो ठीक है, उसको उठाओ मत, तुम पीछा करो और देखो कहाँ जाती है। जी। और थोड़ी देर में वहाँ पे टपरी थी चाय की, जी। उसको 2-3 लोग मिलने आते थे, वहाँ पे मीटिंग हुई उनकी। जी। एक दिन वॉच किया, दूसरे दिन भी वॉच किया, तो सेम लड़के थे वो। मैंने तीसरे दिन उसको उठाओ, हम्म। उनको यार 2 दिन आप लोग खाली वॉच करते हैं, हमने इसको हटाया। जी। क्यों मालूम पड़ना चाहिए था कि इसमें से कौवा कौन है, जी। वो कब आता क्या, तो वो नहीं आ रहा था ना। कौवा नहीं आ रहा, बस नहीं, लोग। अच्छा। हाँ। तो उन तीन चारों को उठाया हमने, जी। उठाया, पुलिस स्टेशन में लेके आए। हम्म, अब हमारे पास पूछने के लिए कुछ था ही नहीं है। उस इंटरव्यू करे कैसा, इधर उधर बातें करते 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 उसको पूछा, बोले तुम तो कौन से पुलिस स्टेशन में आए हो। हम्म, बोले साहब जू में आए, हम जू जी पुलिस स्टेशन में आए हो। जी। तुमको जू में क्यों लाया, बोले साहब मालूम नहीं, हम तो कुछ किए नहीं है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, जू में तुम आए हो, लाए तुमको, और तुमको मालूम होना चाहिए ना तुमने क्या किया, जू एरिया में कुछ किया होगा ना, कुछ तो भी, जी। किससे मिलने आए होगे कुछ और। तो उसमें से एक लड़का बोला, हाँ हाँ साहब, हम जू में आए थे, लेकिन ये यहाँ नहीं आए थे, हम तो किशोर कुमार गांगुली का बंगला है वहाँ पे आए थे। अच्छा। किशोर गांगुली का। हाँ, वहाँ पे बस स्टॉप, वहाँ पे आए थे। तो वहाँ पे तुम लोग क्यों आए थे। फिर उसने स्टोरी बताया क्या, वहाँ पे एक लड़की खड़ी थी, उसके इस पे हमने एसिड डाला, अच्छा। वो केस ओपन हो गई। हाँ। अबे इन्होंने किसने डाला, इनको मालूम नहीं, किसने डलवाया मालूम नहीं था, डालने वाले ये हो गए, तो इन लोगों ने डाला था, बट किसने डलवाया वो अब तो मालूम नहीं। मालूम नहीं था। जी। फिर उन्होंने बताया क्या साहब, फिरोज कोकने का भाई है, फिरोज कोकनी, वो छोटे से के गैंग का, रैंक का आदमी हो, उसने बहुत से मर्डर किए, मर्डर किए वो, बाद में पाकिस्तान भाग गया। वो कब जे हॉस्पिटल से जो निकल के भागा। बड़ा नहीं वो अभी इनको हुआ। जी हाँ। रामदास नाइक के मर्डर में भी था, हाँ, एमएलए रामदास नाइक के मर्डर में था फिरोज कोकनी। दिया। तो उसका भाई ने हमको बोला है करी, जी। और उसका भाई जेल से छूट के जस्ट आया था, अच्छा। इसने पैसा देने के बाद में।
अच्छा, छूट के आया था, वो क्राइम ब्रांच में अटेंडेंस देने जाता था। फिरोज कुकनी का भाई। हाँ, वो अटेंडेंस देने जाता था वहाँ पे क्राइम ब्रांच में। जी। फिर हमने सोचा हम क्राइम ब्रांच में गए, उसको उठाए तो वो लोग हमको देंगे नहीं, वहाँ पे लफड़ा हो जाएगा। अच्छा, वो खुद केस ओपन करना चाहेंगे। किसने से आगे आइडिया लगाया मैंने, हाँ, सेशन कोर्ट के पास जो ये है ऑडिटोरियम, जी, वहाँ पे हमने खैबर होटल जो है जी, वहाँ पे उसका पीछे 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 भी है, उसको वहाँ से उठाया। जी, वो एकदम ये हो गया ना, मैं क्यों उठाया कर, सर वही तो मैं क्राइम ब्रांच से आ रहा हूँ। बोले ठीक है ना, तू क्राइम ब्रांच से आ रहा है, लेकिन हम क्राइम ब्रांच के लोग नहीं है, अच्छा, हम जो पुलिस के लोग हैं। जैसा जू का लिया उसका नाम, वो समझ गया। अच्छा, बोले तो समझ गया होगा। बोला क्यों? बोला हाँ साहब समझ गया। बोल बोल क्या किया? वो सब एसिड डाला था एक लड़की के हाथ पे। बोले चलो, उसको लेके आया। फिर उसको बोला तूने क्यों डाला था एसिड लड़की के ऊपर? बोला साहब मैंने, एक मोहम्मद का लड़का था, मोहम्मद का लड़का, उसको मेरा दुबई का भाई है, उसने उसको मेरे पास भेजा था। तो वो कहाँ मिलेगा? बोले वो शाम को 7 बजे मेरे को हैंगिंग गार्डन मिलने आने वाला है। फिर वहाँ हैंगिंग गार्डन गए। हैंगिंग गार्डन में वो चलते चलते आ रहा था, हाथ में छाता, बड़े भीम का चश्मा, पैर में चप्पल, शर्टीनी, ऐसा एकदम ही है। तो सब जो आ रहा वो है। हमने उसको ड्राइव लेके आए, उसको इंटरव्यू किया, उसने कबूल किया, यह सब मैंने किया करके। तो मैंने बोला, क्यों तू किया ये? बोले साहब मेरे को वो लड़की नहीं करना था। फिर उस लड़की पे नहीं करना, नहीं करना, दीप्ति पे नहीं करना। नहीं करना था। हाँ, तो बोले फिर, नहीं साहब मेरे एक बिल्डिंग की लड़की है, हाँ, तो उस पर मेरा उसको मैं प्यार करता हूँ उससे मैं। बोले फिर क्यों तो ऐसा सोचा तूने? तो वो इसका भाई जो था, मोहम्मद का भाई, दुबई में था, वो उसको यहाँ पैसा भेजता था। ये माँ बेटे ही रहते थे, ये कुछ करता नहीं था। जितना पैसा भेजता था वो लड़की के ऊपर ये करता था, अच्छा, खर्चा करता था। गिफ्ट देना, पीछे देखने जाना, ये जाना वो जाना, ऐसा कर 2 साल हो गए। लेकिन वो लड़की शादी का नाम नहीं लेती थी। शादी का नाम ले तो अवॉइड करती थी। एक दिन उससे पूछ लिया, कहाँ रहती है लड़की वो? किशोर गांवली रास्ता जो है, वो लड़की वही रहती, वो एरिया में, उसी बिल्डिंग में, उसी बिल्डिंग। अच्छा, उसी बिल्डिंग लेन में एक बिल्डिंग है, अच्छा, उसी बिल्डिंग में रहती थी। बोले साहब वो लड़की मेरी बिल्डिंग में रहती है, मैं उसको बहुत पैसा खर्चा किया मैंने, और मेरे को उल्टी ना बोलती थी। वो बोलती थी मैं हीरो जैसे दिखती हूँ, मैं रेखा जैसे दिखती हूँ, हिमालय जैसे दिखती हूँ, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती थी। और ये सीधा था बिल्कुल, यानी एकदम बड़ी चप्पल जिसकी, शर्ट ही नहीं, कुछ नहीं, भिंग का चश्मा, बाल भी ऐसे बिल्कुल। तेरे क्या शादी करूंगा? बोले मैं। उसको आया गुस्सा, उसको लगा क्या भाई ये अपनी इसकी खूबसूरती से बहुत इसको अभी सुंदरता पे इसको बहुत घमंड है। घमंड है। तो उसके भाई ने फिरोज कोटली के भाई का नाम एड्रेस दिया, फिर जेल में गया, उसको 70,000 दिया, वहाँ मुलाकात हुई 70,000 दिया जेल में जाके जेल में जाके। उस लड़की के ऊपर, ऐसे जिससे प्यार करता था, मदद कर सकता। उसी की सुंदरता को बिगाड़ने के लिए। हाँ, और उसने उसको फोटो दिया एक, जी, इतना सा पासपोर्ट साइज फोटो, और बोले 7 बजे ये बस स्टॉप पे वो खड़ी रहती है, 7 बजे वो अकेले रहती है खड़ी वहाँ पे। वो लड़की ट्यूशन नहीं जाती थी, और तो 7 बजे बस, उसकी एज भी सेम थी, 17 साल की थी वो भी। वो नहीं, वो थोड़ी ज्यादा थी, अच्छा, एक्चुअली 20-22 साल की हो गई। अच्छा, इत्तेफाक से उस दिन वो लड़की नहीं गई, हम्म, ये लड़की अकेली वहां पे खड़ी थी। दीप्ति खन्ना। ये लड़की वो अकेले खड़ी थी वहां पे, उसको लगा क्या यही लड़की है। गर्दुल्य थे साले, वो एडिक्ट थे। वो फोटो देखा, फोटो में क्या पहचानते हो? इसने देखा, हाँ हाँ यही है, अब एक ही लड़की थी ना, वो तो कोई अलग था ही नहीं। जी, गया और डाल दिया उसने। टोटल केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी के अंदर एक अच्छी लड़की की जिंदगी एक ऐसी जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर आपने अरेस्ट किया उसको, उन लोगों को, सारे लोगों को? अरे हमने फिर ताबे में, शांतु मुस्लिम ताबे में दिया। हाँ, वो केस चली, बाकी उन्होंने कहुआ वगैरह सबको अरेस्ट किया। कितने लोग अरेस्ट हुए उसके अंदर? उसमें मैंने 4 को किया था, जी, नहीं 5 को मैंने किया, जी, 2 उन्होंने उठाए थे। क्राइम ब्रांच। नहीं, पुलिस स्टेशन वालों ने अच्छा, केस आरोप इनको दे दी थी हमने ना। अच्छा, शेर साहब बोले आरोप इनको दे दो, जी, वो करेंगे, अभी तुम तुम्हारा काम करो, वो उनका काम करेंगे। उन्होंने इस तरह के चार्जशीट डलाए, जी, उसमें उनको 7 साल सजा लगी। 7 साल। बट लड़की की लाइफ तो बर्बाद हो गई। बर्बाद हो गई। उस वो लड़की से इतनी सिंपत्ति हो गई थी कॉलेज के अंदर, जी, बच्चियां उसको मिलने आती थी, हाँ,
उसको प्लास्टिक सर्जरी के लिए सबने कंट्रीब्यूशन करके पैसा दिया उसको। अच्छा लंदन में ये लड़की, फिर वो जी लंदन में फिर वो बाद में उतना मैंने फॉलो अप नहीं किया। जी वो लड़की फिर शादी हो गई, तो कुछ सेटल हुआ, अभी कहाँ है कम मालूम नहीं। अच्छा मतलब ये 1995 का केस था ये। केस तो उसका उसके बाद तो बहुत से लोग इस एसिड फेंका करते हैं, मतलब एक तरह से बॉम्बे में क्राइम बन गया जो लोग एसिड नहीं कर निकाला बना है लड़कियों के ऊपर एसिड फेंकना। एसिड फेंकना। मतलब बेसिकली इससे ये सीखना चाहिए कि किसी भी अजनबी या अनजान आदमी से बात नहीं करना चाहिए, कि अगर कोई आदमी सुबह के टाइम पूछ रहा है तो लड़की वो नहीं देखो, उस वक्त तुम्हारी मेंटलिटी क्या होती है, हाँ तुम हर वक्त तो ये सोचते नहीं रहते ना जी कि भाई कोई आएगा मेरे कुछ करेगा, ये तो सोचते नहीं ना। बट अलर्ट तो रहना चाहिए ना। अलर्ट कितना रहेंगे, हाँ अलर्ट कितना रहेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ, अभी मैं पुलिस ऑफिसर को मैं थोड़ा आइडिया है मुझे, लेकिन ले मैंने क्या सोचेगा, वो अपना सोचेगा मुझे यहाँ जाने का, ये बस पकड़ने की, वो जाने का, वही सोचेगा ना, अपना अगले प्लान सोचेगा, वो तो नहीं सोचेगा अभी चलते कुछ पूछा क्या क्या तुम्हारा ये है। आप अगर उनका अपीयरेंस से गर्दुल्ले भी थे, वो दिखने में सस्पिशियस टाइप के लोग अभी भी वो थे। बच्चे को क्या मालूम। जी अभी देखो, अभी चल रहे हैं, कोई देखा था तुमको भिखारी रास्ते में मिल गया, जी टाइम पूछ लिया, जी तो अपन बता देते उसको ना। मैं सिर्फ चाह रहा था कि इसकी वजह से नागरिक लोगों में एक जो है जागरूकता पैदा होती, और वो थोड़ा होशियार रहते कि आसपास के लोग कैसे होते हैं, कैसे सस्पिशियस होते हैं, या क्या नुकसान उनको पहुंचा सकते हैं, या जैसे बॉम्ब ब्लास्ट बॉम्ब पर भी रख दिया या उनको कुछ न और उनको क्षति पहुंचा दी। मैं सिर्फ वो सोच रहा था कि मतलब आमतौर से ऐसे ही होता है ना, ये लोग बातों में उलझा करके अपने बातों से जो है पहले उनको ये कर देते हैं, फिर उसके बाद उनको नुकसान पहुंचा। नुकसान पहुंच जाते हैं। तो साहब साहब मुझे खाली एक आखिरी सवाल आपसे करना था कि आप 1983 बैच के ऑफिसर रहे हैं, जी हाँ। और ये बैच अपने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट लोगों के लिए बहुत मशहूर रही है। मतलब बेसिकली प्रदीप शर्मा, प्रफुल्ल भोसले, विजय सालस्कर, इन सब लोगों ने बहुत से एनकाउंटर्स किए हैं और बहुत ख्याति प्राप्त की है। आप लोग एनकाउंटर्स किए हैं क्या अपनी जिंदगी में? मैं किया, सुभाष सिंह ठाकुर के दो लोग थे, जी यूपी का एक बहुत बड़ा ही था, प्रकाश का नाम था उसका, जी उसके दो लोग के, जी लेकिन हाई के ले प्रोफाइल। यू कैप लो प्रोफाइल। हाँ तो ये एनकाउंटर हुए कैसे थे? खाली एक आध तो मुझे बताएं, खाली एक्सप्लेन कर दीजिए, मतलब कैसे वो यूपी के इतना बड़ा आदमी का एनकाउंटर कैसे किया आपने, क्या हुआ? खबर मिलती रहती है कि ये लोग यहाँ पे आने वाले हैं, जी इंसिडेंट होने वाला है, जी किसी मर्डर करने वाले हैं, तो वो हम पूरा वर्कआउट करना पड़ता है। जी सबसे पहले उसको आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करना पड़ता है, जी आरोपी कौन है करके। जी उसके बाद में उसकी एक्टिविटीज कैसी थी, क्या थी, वो वायलेंट है या नहीं है, किस टाइप के उसके मर्डर्स है, जी ये सब ये करके ट्रैप लगाने में जाने के बाद में अपने को मालूम है उसको रिटेलिएशन तो होगा नहीं होगा, जी तो हमको ये सोचना पड़ा कि रिटेलिएशन होना ही होना है, उस हिसाब से जाना पड़ा। कहाँ पर थे तभी आप पोस्टेड? आप एनकाउंटर स्क्वाड में थे? आप कहाँ थे? नहीं नहीं, मैं क्राइम लाइन में था। क्राइम ब्रांच में थे आप? तो आप उसको पकड़ने गए थे और फिर एनकाउंटर हो गया। तो टोटल कितने एनकाउंटर किए आपने? मैं 27 किया। 27 एनकाउंटर्स किए आपने। तो ये सबसे बढ़िया बात ये कि आप केस डिटेक्ट भी करते हैं और आपने एनकाउंटर्स भी दिए हैं। लेकिन ये जो केसेस, जो अननोन केसेस जो होती है, जी आरोपी जिसमें अननोन होते हैं, जी वो केस डिटेक्ट होने के बाद में जो सर्टिफिकेट मिलता है आदमी को जी लाइफ में, क्या भाई मैंने, मुझे जो ड्यूटी दी गई जी उसको मैंने जस्टिस दिया करके। जी अभी देखो, बामदास का देखो हम्म या एसिड का देखो, हम्म। इनके क्या क्या इनका गुनाह था, क्या गुनाह था इनका, सही बात। कुछ भी नहीं था ना, जी विक्टिम बने ये लोग। हम्म तो ऐसी केस में जब ओपन करता हूँ मैं, नॉट ओनली ओनली ओपन, रिजल्टेड इन द कन्विक्शन। डिटेशन जो है जी जितना इम्पोर्टेंट है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट रिजल्टेड इन कन्विक्शन। जी और फिर पकड़ना, ये तो ठीक है तुम्हारी ये है, लेकिन उसको आखिरी तक लेके जाना, ये तुमको सोचना चाहिए। सही है। ये नहीं, इसको वजह से मुझे परेशानी हुई, हम्म, इसकी वजह से 10 लोगों को परेशानी हुई, 10 लोग प्रॉब्लम में आ गए, तो ये क्यों छूटे। जी तो पेपर ऐसा बनाओ हम्म। कि दोबारा ना कर पाए। और लोगों को और लोग सीख मिले, सीख क्राइम करके आदमी फरार नहीं हो सकता, वो जेल में ही जाएगा। जेल में ही जाएगा, जी नहीं तो क्या होगा, उसको डिटेक्ट किए, कोर्ट में के डाले, 2-3 महीना, 3 महीना, 4 साल रहता है, जी छूट जाता है, नहीं होता है, क्विट हो जाता है। सही बात है। तो तुम्हारा कन्विक्शन जो है जी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें एक दहशत बनती है कि नहीं, इनके पास केस गई तो छूटना नहीं है, तो उनके एरिया में कुछ करो ही मत। बहुत बढ़िया। दोस्तों देखा आपने सावजी साहब के इस फैंटास्टिक इंटरव्यू के अंदर हमने बहुत सी बातें सीखी हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग बताएं कि आप लोगों को क्या अच्छा लगा और आपके कमेंट्स क्या हैं।
खासकर जो उनकी डिस्कशन में कि महिलाओं को थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए कि कोई भी अनजान और अजनबी पुरुष से जो है बात ना करें या दूर रहें, डिस्टेंस रखें, या अपने आप को बहुत अलर्ट रखें ताकि ये उनको नुकसान ना पहुंचा सके या उनको धोखा ना दे सकें। सो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।